Welcome students to the lecture number 2 of the course STA 408 Design and Analysis of Experiment। कंटेंट्स जो हैं आज के लेक्चर्स के वो कुछ इस तरह हैं कि हम पहले डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ अनोवा एंड देन वी विल गो टुवर्ड द CRD डिजाइन यानी कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अनोवा के कंसेप्ट इसलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट जो है CRD के जो अनोवा है उसमें यूज होंगे। तो कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको पहले पता होगी कि ये अनोवा किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके फार्मूले हैं और किस तरीके से अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट CRD को समझने में हमें आसानी होगी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दैट इज कॉल्ड अनोवा, ठीक है, ANOVA अनोवा एनालिसिस ऑफ वेज, ठीक है। ये जो है यूज होता है टेस्टिंग ऑफ मोर देन 2 मीन्स, यानी 3 या 3 से ज्यादा जो मीन्स होंगे अगर उसकी हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें अनोवा चाहिए होगा। लेट्स सपोज हमारे पास अगर 2 मीन्स हैं μ1 और μ2, अगर हमने इसकी टेस्टिंग करनी है तो हम किस से करेंगे? हम अगर इसको इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स को कर लें, अल्टरनेटिव है और नल फॉर एग्जांपल इसका है H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और अल्टरनेटिव है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। अगर ये हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें या तो हम इसको G से टेस्ट कर सकते हैं अगर सिग्मा नोन है, और अगर नहीं नोन है तो T से टेस्ट कर लेंगे। तो फिर हमें अनोवा की जरूरत क्यों पेश आई? हम क्यों अनोवा यूज करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पेश आई है? अनोवा इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमारे पास 3 मीन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि अगर हमारे पास जिस तरह 2 मीन्स के लिए तो G और T है, अगर G और T लगाते हैं तो पहले एक पेयर पे लगाएंगे μ1 μ2 पे, फिर μ2 μ3 पे लगाएंगे, फिर μ1 और μ3 पे लगा देंगे। यानी कि हमें 3 दफा टेस्ट को रन करना पड़ेगा, T टेस्ट या Z टेस्ट को, तब जाके हम μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 को चेक कर सकेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ मीन जिस तरह बढ़ते जाएंगे उसी तरह जो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स और जो है ये जिसको हम टेस्ट करें वो ज्यादा होते जाएंगे। हम अगर अनोवा यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, तो हम एक ही दफा में 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी मीन्स हैं उनकी इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हमने अभी स्टडी किया है कि अनोवा है, अनोवा में हम 3 और मोर पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैन बी यूज्ड इन एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस दैट वी टेस्ट इज μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3 सो ऑन टू μk एंड नॉट ऑल द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, ठीक है। ये उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। अब ये जो नल हाइपोथेसिस हमने स्टेट किया उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने स्टेट किया है। तो अगर हम कहते हैं कि रिजेक्ट H0, ठीक है, रिजेक्ट H0 का मतलब ये है कि वी कैन नॉट से दैट, रिजेक्ट H0 का मतलब ये नहीं है कि दैट ऑल द पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट, के सारे डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 पॉपुलेशन मीन्स डिफरेंट है, ठीक है। तो अब ये जो है मतलब हो सकता है कि सारे मीन्स ही डिफरेंट हो, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर ये रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस तो सारे के सारे डिफरेंट है। इनमें कोई एक पेयर 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन जो है अगर वो भी डिफरेंट हो जाएंगी तो हम लोग कहेंगे कि वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। दूसरी चीज कुछ अजम्पशंस है अनोवा की। अनोवा की अजम्पशंस है उसमें हम देखें कि सबसे पहले ये कि जो हमारा रिस्पांस वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट शुड बी नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल को फॉलो करना चाहिए। एंड सेकंड अजम्पशन जो है वो ये है कि रिस्पांस वेरिएबल जो है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, जो है जो पॉपुलेशन है उनका वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर, या कह लें कि सेम वेरिएंस होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो कॉल्ड होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए। देन वी कम टुवर्ड्स द थर्ड अजम्पशन जो कि है कि द ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से, ठीक है। अब ये देखें कि अगर हम देखें इसके अंदर गिवन
एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार क्या होगी, जब एच नॉट ट्रू होगा। ट्रू होगा तो इसका मतलब ये है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। फॉर एग्जाम्पल 3 मीन्स हम टेस्ट करें, दैट मीन्स कि हाँ अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंगल मीन, ये वो म्यू है, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि ये सारे मीन्स इक्वल है तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी ऑफ द एक्स बार, ठीक है, व्हेन एच नॉट इज ट्रू। और जो इसके एस्टिमेट्स हैं वो इकट्ठे क्लस्टर करेंगे मीन के साथ। अब हम कहते हैं कि अगर ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, जब फॉल्स हो गया दैट मीन्स के μ1 μ2 और μ3 ये तीनों जो मीन्स है ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। दैट इज वाई μ1 μ2 μ3 तीन हमारे पास उनके पॉपुलेशन मीन आ रहे हैं, तो तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग होगी और उसके एस्टिमेट विद इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन लाई करेंगे। अब हम इसकी जो है तीन चीजें आती हैं नोवा में, एक हमारे पास बिटवीन ट्रीटमेंट, ठीक है, एस्टिमेट्स, दूसरा आता है विद इन एस्टिमेट्स, ठीक है ना, ट्रीटमेंट के अंदर क्यों वेरिएशन उसको एक्सप्लेन करने के लिए विद इन ट्रीटमेंट्स आते हैं, और बिटवीन ट्रीटमेंट्स जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बीच आपस में जो है कितने पॉपुलेशन का एस्टिमेट हम लोग जब करेंगे तो वो जो है बिटवीन वेरिएशन आ जाएगी, ये विद इन वेरिएशन जो है ट्रीटमेंट्स के विद इन जो है वेरिएशन वो हो जाएगी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे उनके वेरिएंसेस के यूजिंग एफ टेस्ट और अनोवा टेबल्स के बाद हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले कि MSTR मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट जो होता है ये एक्चुअली क्या है, ये वेरिएंस का एस्टिमेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, MSTR जो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट है इसमें जो ये ऊपर टर्म आ रही है न्यूमिनेटर में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये है जो दैट इज इक्वल टू समेशन nj xj बार माइनस x डबल बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, SSTR इसको कहते हैं, क्या मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आ गई न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आगे k-1, जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो MSTR आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे कि जब हम लोग एरर का एस्टिमेट करेंगे, वेरिएशन जो है, कहेंगे द एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन विद इन ईच सैंपल इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर एरर, MS एरर, और ये MSE से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। MSE इज इक्वल टू समेशन nj-1 sj स्क्वायर। ये जो टर्म है ये ऊपर न्यूमिनेटर में ये हमारे पास SSE है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और जो नीचे है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम NT-k, ये n-k जो है ये हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। जब ये मीन स्क्वायर एरर निकल आता है तो हम इसकी फिर रेशियो ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू f इक्वल टू मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। ये जो चीज है ये टर्म ये फॉलो करेगी f डिस्ट्रीब्यूशन को विद k-1, क्योंकि k नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है तो k-1 एंड n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हमारे पास f डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क। इधर से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ये निकाल लेंगे वैल्यू तो ये f स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगी। और दूसरी, अगर हमारी MSTR ओवर एस्टिमेट करेगा सिग्मा स्क्वायर को, जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हम लोग कहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो रहा है नॉट इक्वल वाला, तो हम कहेंगे कि ये MSTR जो है ये ओवर एस्टिमेट कर रहा है सिग्मा स्क्वायर को, इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, दैट इज वाई जो रिजल्टिंग वैल्यू हो गई MSTR डिवाइडेड बाय MSE दैट अपीयर्स टू बी टू लार्ज, बहुत बड़ी होगी, और उसको हम लोग जो है इसलिए जब टेस्टिंग करेंगे और टेबल से देखेंगे तो वी हैव टू रिजेक्ट इट। अब हम थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं MSTR ओवर ये MSE दैट फॉलोज F डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमने अभी पीछे बताया F डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। F डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूड होती है इसलिए इसकी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी। ये F अल्फा जो है दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू फॉर पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा जो है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसके अगेंस्ट जो है हम लोग ये वैल्यू देख लेंगे, और इसके आगे जो होगा हमारा ये क्रिटिकल रीजन होगा, और ये जो होगा ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन, जहां पे हम लोग डू नॉट रिजेक्ट H नॉट करेंगे।
अगर हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो इस रीजन में लाया करेगी तो हम कहेंगे वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और अगर यही वैल्यू जाके एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर जाती है तो हम कहेंगे वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट या वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। और इसकी टेस्टिंग जो है इसमें यही है, थोड़ा सा टेस्टिंग प्रोसीजर जो है उसको में देख लेते हैं। म्यू वन इक्वल टू म्यू टू सो टू म्यू के, ये हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव में नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। और उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है एमएसटीआर डिवाइडेड बाय एमएससी, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा हमारा जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। उसके बाद हम अगर तो पी वैल्यू अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को व्हेन पी वैल्यू इज लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अदरवाइज वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। और अगर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे तो हम लोग कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ नॉट इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू एफ अल्फा। ये अल्फा टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबल से आई है, और ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अनोवा टेबल डाला है ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा इसको देख सके किस तरीके से ये बनाना है आगे। तो सिंपल अनोवा में हमें पता होता है यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएंस पहला कॉलम होता है, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स हम लोग बनाते हैं, देन विल गो टुवर्ड्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन मीन स्क्वायर, ठीक है, एंड देन एफ रेशियो। इसको एसएस कह देते हैं, इसको एमएस भी लिख देते होते हैं मीन स्क्वायर को। तो अब क्या है सोर्स ऑफ वेरिएशन में वन वे में हमारे पास बिटवीन ग्रुप्स है, विद इन ग्रुप्स है और टोटल है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशंस है। आगे ये उनका सम ऑफ स्क्वायर्स हम लोग निकाल लेते हैं यूजिंग फार्मूला, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मीन स्क्वायर एरर के साथ निकलता है, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं इनको इनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, बिटवीन वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे विद इन ग्रुप वेरिएशन के मीन स्क्वायर की वैल्यू से, तो हमारे पास एफ रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास सिर्फ एक जनरल लेआउट मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से टेबल बनता है, इसकी डिटेल किस तरीके से बनाना है और वैल्यूज किस तरह निकली ये हम आगे सीआरडी में देखेंगे। सीआरडी क्या है? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। जैसे कि नाम से कुछ पता चल रहा है कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड है, दैट मीन्स के टोटली रैंडम होना चाहिए डिजाइन, ठीक है। दूसरी चीज ये, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं जिसपे हम लोगों ने काम करना है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, उस पर जो ट्रीटमेंट अप्लाई होंगी वो टोटली एंड रैंडम अप्लाई होंगी। इस डिजाइन में हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़े से डेफिनेशन देख लेते हैं कि फैक्टर क्या है। अ फैक्टर इज अ वेरिएबल दैट द एक्सपेरिमेंटर हैज सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटर ने जो वेरिएबल सिलेक्ट की है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हम फैक्टर कहेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है होगा ये, और जो इसके फैक्टर्स जो है इसके जो लेवल्स होंगे, डिफरेंट लेवल्स होते हैं फैक्टर्स के, उसको हम ट्रीटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिन पर हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रीटमेंट्स वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे। और सीआरडी जो है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, इसकी डेफिनेशंस था डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन विच द ट्रीटमेंट्स, जो ट्रीटमेंट्स है वी आर अप्लाइड रैंडमली, आर असाइंड रैंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर रैंडमली हम लोग जो है ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो आप कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द बेसिक डिजाइन, ठीक है, एंड इट मे बी डिफाइंड एज व्हेन वी अप्लाई द ट्रीटमेंट्स, ठीक है, when the treatments are applied to the experimental units completely at random, that is randomization is done without any restriction। ये restriction जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि restriction जब नहीं होंगी तो हम सीआरडी लगाएंगे, अगर होंगी तो हम लोग डिफरेंट जो डिजाइन और हैं आरसीबीडी उस पर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए ये बाकी जो डिजाइन है उसमें हम लोग बाकी रिस्ट्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिलहाल सीआरडी में हम लोग यही कहेंगे कि क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी और रैंडमाइजेशन है इसलिए हम लोग सीआरडी लगाएंगे। द डिजाइन इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, ठीक है, दैट इज एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड एनी नंबर ऑफ यूनिट्स पर ट्रीटमेंट में बी यूज्ड। कोई नंबर ऑफ ट्रीटमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है पर ट्रीटमेंट जो है वो जो है हम लोग फिक्स कर सकते हैं जितने भी हम लोगों ने यूज करने, लेकिन द नंबर ऑफ यूनिट्स पर ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट में जो यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दैट नीड टू बी इक्वल, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और कहाँ ये हम लोग
अप्लाई कर सकते हैं यूजफुल है सीआरडी जब हमारे पास यूनिट्स होमोजीनियस हो, और स्मॉल जो एक्सपेरिमेंट लाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सम एक्सपेरिमेंट यूनिट्स आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड एंड और फेल टू रिस्पॉन्ड, ऐसी जगहों पे भी हम लोग सीआरडी लगा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ये जिस तरह अभी देख लिया कि रेंडमाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हमें देखना है। दूसरा ये कि हाइपोथेसिस जो हमने टेस्ट करना है वो क्या है, μ1 इक्वल टू μ2 सो ऑन टू μk अगेंस्ट एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट मीन्स डिफर, ठीक है ना। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि हाइपोथेसिस आर टेस्टेड बाय कंपेयरिंग डिफरेंट मीन्स चेक करेंगे। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यूजिंग द विदिन ग्रुप वेरिएबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी बिटवीन द ट्रीटमेंट। यानी कि हम लोग जो मैंने पीछे आपको बताया उसी तरह, यानी कि हम लोग वेरिएबिलिटी मींस वेरिएशन हम लोग चेक कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर जो निकाले दैट इज वेरिएशन, तो वो हम लोग ट्रीटमेंट ग्रुप की भी, विद इन ट्रीटमेंट ग्रुप और बिटवीन ट्रीटमेंट ग्रुप, इसको हम लोग यूज करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एफ कैलकुलेट करेंगे और उसको जो है टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देख लें कि सबसे पहले हमने जूम करना है कि जो रैंडमनेस ऑफ डिजाइन होना चाहिए, इंडिपेंडेंस एंड रैंडमनेस ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रैंडम, ठीक है। देन हम लोग चेक करेंगे नॉर्मेलिटी एंड इक्वल वेरिएंस, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, डाटा शुड बी नॉर्मल एंड द ग्रुप शुड बी होमोजीनियस, ठीक है ना। ये होमोजीनियस मींस इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनोवा टेबल हम लोग बनाएंगे, समराइज करेंगे, और अगर हमारा रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस देन वी विल गो टुवर्ड्स द मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट लाइक एलएसडी। लेकिन ये जो है ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब हमारा रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस तो हम कैसे चेक करते हैं कि कौन कौन से मीन्स जो है वो डिफरेंट हैं और कौन से मीन्स जो है वो इक्वल है। अब हम लोग नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। नॉर्मेलिटी में जो है जो assumptions है वो चेक करते हैं सीआरडी की। इसमें है नॉर्मेलिटी और कांस्टेंट वेरिएंस। नॉर्मेलिटी में ये है कि हम लोगों को अगर ज्यादातर जो डाटा गिवन होता है उसमें कह रहे थे कि डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज होमोजेनियस। लेकिन जो जरूरी बात है कि अगर रियल लाइफ में हमें कभी डाटा गिवन हो तो उसको हम लोग चेक करना पड़ता है नॉर्मेलिटी के लिए। उसके लिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट एंड भी यूज कर सकते हैं या कोलमोग्राफ टेस्ट यूज कर सकते हैं, और होमोजेनिटी के लिए इक्वल वेरिएंस के लिए हिस्टोग्राम से भी चेक किया जाता है, लेवनीज टेस्ट से भी ये जो है कांस्टेंट वेरिएंस चेक किया जा सकता है। रियल लाइफ में हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है तो ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इन आवर कोर्स हम लोग जो ये अभी लेकर चले, हम लोग जो डाटा लेंगे वो उसमें एग्जांपल्स ऐसी ही होंगी जिसमें नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी दी हुई होगी, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब सीआरडी का जो डिजाइन है, ठीक है, इसका नोवा टेबल में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, ये हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है इसमें एक ट्रीटमेंट्स है, एक एरर और एक ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये के जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग अप्लाई करें वो के है, तो के -1 जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एन है, ठीक है, तो n-k जो है ये एरर की आ जाएगी और टोटल की आ जाएगी n-1। ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी। और सम ऑफ स्क्वायर्स SS जो है वो होगा SST फॉर ट्रीटमेंट एंड SSE फॉर एरर एंड टोटल का SS। ये जो फॉर्मूले हैं इसके मैं आपको आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट जो होगा वो SST को हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ जाएगा, और मीन स्क्वायर एरर में SSE को जब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड -k पे डिवाइड करेंगे तो MSE आ जाएगा। जब ये सारी चीजें निकल आएंगी तो हम इस MST को डिवाइड करेंगे MSE पे, तो ये हमारे पास F टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा जिसको हम टेस्ट करेंगे अगेंस्ट द टेबुलेटेड वैल्यू। अब कुछ एडवांटेजेस हैं सीआरडी के और कुछ डिसएडवांटेजेस, उसको हम देखते हैं। एडवांटेज में कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड रेप्लिकेट्स के लिहाज से। दूसरा ये कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है इस सिंपल कंपेयर टू अदर, ये बाकियों से थोड़ा आसान है, इजीली अप्लाई हो जाता है। और जो है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू मिसिंग डाटा इज स्मॉल कंपेरेबल टू अदर डिजाइंस, ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस हैं इफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर नॉट होमोजेनियस एंड यू फेल टू मिनिमाइज द वेरिएशन यूजिंग ब्लॉकिंग, देयर मे बी लॉस ऑफ प्रिसीजन। यानी कि इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, होमोजेनियस नहीं है और ब्लॉकिंग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस होगी और प्रिसीजन जो है वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रिसीजन हो जाएगा। यूजुअली द लीस्ट एफिशिएंट डिजाइन अनलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर होमोजेनियस,
ठीक है। होमोजीनियस अगर डाटा नहीं है तो ये इतने अच्छे रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। और नॉट सूटेड फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स है तब भी इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। अब हम एक्सपेरिमेंटल लेआउट देख लेते हैं सीआरडी का, जिसमें 4 ट्रीटमेंट्स है ABCD और ये डिप्लीकेट हुए हैं 3 टाइम्स। इसका हम एक्सपेरिमेंटल लेआउट बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम 3 रेप्लिकेशन बनाएंगे, ठीक है। रो वाइज हम जो लाइंस लगाएंगे वो रेप्लिकेशन को शो कर रही हैं, और ट्रीटमेंट्स हैं वो हम जो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, जो कॉलम्स बनाएंगे वो ट्रीटमेंट को शो करेंगी। अब ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं और 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जो ये लेआउट बना रहे हैं हम। और ये एक एग्जांपल है सिंपल, इसके बाद हम जो है एक डिटेल लेआउट भी करेंगे। इसमें ये जो वैल्यूज हैं हम एलोकेट करते हैं A, B, ये ट्रीटमेंट्स है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं C, D। ABCD हमने अप्लाई किया पहले। अब हम क्या करते हैं कि B, C, A, D in the third row, D, A, B। इसमें हम कोई, जिसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए हम कोई भी किसी भी जगह पे हम लोग जो है ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस कोई रैंडमनेस जो है वो है, ठीक है। रैंडमनेस हमने इंश्योर करनी है। R हमारे पास 3 है इसमें, ठीक है। और मेनली हमने जो इंश्योरिटी करनी है वो इसे करनी है कि रैंडमली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो हम लोग कर सकते हैं, जिस तरह रो 3 में हमने A 2 जगह अप्लाई कर दी है किसी भी जगह पे, और इसमें हमारे पास किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हम एक जनरल लेआउट बनाते हैं। पहले हमने जो लेआउट बनाया है वो सिंपल उसका बनाया है फॉर एन एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने जो है 4 ट्रीटमेंट्स और 3 एप्लीकेशन ली थी। अब एक जनरल लेआउट बनाते हैं। जनरल लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है, और R नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग जो है रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम जो है इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ये ऑब्जर्वेशंस के लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशंस का कॉलम बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद हम जो है रो वाइज ऑब्जर्वेशंस रखेंगे, और ऊपर हम लोग लिख देते हैं ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3 so on to J and so on to K। ये हमारे पास K नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आ गए, ठीक है। और इसके बाद हम 1, 2, 3 so on to I, ठीक है, and so on to RJ। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होगी, ठीक है। RJ shows the replications। इसके बाद हम एक रो बनाएंगे। रो के अंदर टोटल का होगा, और उसके नीचे एक और रो में हम लिखेंगे मीन। इसमें हम लोग मीन जो होगा वो हम लोग निकालेंगे पूरे लेआउट का। इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है रो वाइज और कॉलम वाइज, जो हम लोग देखा जाए तो वो हमारे पास ट्रीटमेंट्स है। तो ये हमारी पहली रो और पहले कॉलम को हम देखें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट, फर्स्ट ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी जो कि होगी Y11। जो ये पहली वैल्यू है ये शो करेगी ऑब्जर्वेशन को, ये कह लें रो को, और दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो ट्रीटमेंट को शो करेगी। दैट इज Y11 shows observation of first row and first column। then Y12 1 शो कर रहा है पहली रो को, और 2 शो कर रहा है, 1 जो है वो फर्स्ट रो को शो कर रहा है, और 2 जो है वो शो कर रहा है ट्रीटमेंट को, यानी कि जो कि कॉलम में हम लोगों ने रखी हुई है। देन Y13 एंड सो ऑन टू Y1J। इस तरह हम बाकी भी कर लेंगे, सो ऑन टू Y1K। 1 इसमें फिक्स्ड है। अब हम देखेंगे Y2 के लिए, तो सेकेंड रो के लिए Y2, और ऊपर हमारे पास ट्रीटमेंट है 1, तो Y2 1। देन सेकेंड में Y2
2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो है सेकंड रो है और सेकंड कॉलम था। अब हम y2 3, देन क्योंकि थर्ड ट्रीटमेंट को डील करें इसलिए सो ऑन टू y2 j एंड सो ऑन टू y2 k। इसी तरह y3 के लिए y3 1, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए y3 1, y3 2, सो ऑन टू y3 j, सो ऑन टू y3 k। ये हमारे पास सो ऑन yi 1, yi2 ith ऑब्जर्वेशन के लिए हम बना रहे हैं ये, ऑन टू yi3, सो ऑन टू yij, सो ऑन टू yik, सो ऑन लगा दें इसको। अब सो ऑन टू rth ऑब्जर्वेशन या rj ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, yrj1, yrj2, सो ऑन टू yrjk। अच्छा, अब हम इस, क्योंकि हमने वैल्यूज निकाल ली हैं, अब हम इसका टोटल जो है वो निकालेंगे फॉर कॉलम वाइज, ठीक है। कॉलम वाइज हम टोटल निकालेंगे, दैट मीन्स ट्रीटमेंट 1 के लिए हम लोग पहले टोटल निकालेंगे, ट्रीटमेंट 2 के लिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं सारी की सारी RJ ऑब्जर्वेशन, इनका सम कर लेंगे, यानी y11 y21 सो ऑन टू yrj1, यहाँ तक हमने इनको सम करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इनका पहली जो ट्रीटमेंट है उसके जो टोटल है वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं टी, टोटल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, t.1। ये जो डॉट है, ठीक है, ये जो हमने लगाया है t.1, ये डॉट शो कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो है चेंज जो हो रही है वो इधर आ रही है, यानी कि y1 डॉट y11 y21 y31 इसमें 1 फिक्स है, और जो डॉट यानी कि प्रेजेंट कर रहा है कि 1 2 3 सो ऑन टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले रही है, और 1 जो है हमने फिक्स रखा हुआ है y.1, y.t.1 आ गया। अब t.2 बनाएंगे, t.2 से मुराद ये है कि जो है जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज हो रही है वैल्यू 1 2 3 सो ऑन टू आर जे, और 2 जो है वो फिक्स है इसलिए 2 इस तरह हम लोग ने नीचे लिख लिया टोटल में t.2 सो ऑन टू t.k। अब हम, क्योंकि हमने ये सारी वैल्यूज निकाली, अब हम ग्रैंड टोटल भी निकाल सकते हैं, टी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रैंड टोटल को। और टी डॉट डॉट किस तरह निकलेगा हमारे पास, वो इस तरह निकलेगा कि हम t.1 t.2 सो ऑन टू t.k जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, t.2 सो ऑन टू t.k तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको सम कर लेंगे, तो हमारे पास t.डॉट आ जाएगा ग्रैंड टोटल। अब मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल हमने t.1 निकाला इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑब्जर्वेशंस पे जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए है, तो हमारे पास y.1 बार आ जाएगा। इसी तरह t.2 जो टोटल आया उसको डिवाइड करेंगे उसके ऑब्जर्वेशन पे, तो t.2 बार आ जाएगा, और सो ऑन टू y.k बार, y.1 बार, y.2 बार, सो ऑन टू y.k बार। अगर हमने ग्रैंड टोटल निकाला है तो t.डॉट को जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, तो हमारे पास y.डॉट बार आ जाएगा जो कि हमारा ग्रैंड मीन कहलाएगा। अब हम जो है कुछ फार्मूले देख लेते हैं। हमें पता टी एस एस, टोटल एस एस इज इक्वल टू ट्रीटमेंट एस एस, एस एस मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। अब हम समीशन j इक्वल्स टू 1 टू k, समीशन I इक्वल्स टू 1 टू rj, yij माइनस y.डॉट बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल एसएस आ गया। अब हम इसकी पार्टीशनिंग देखेंगे, टोटल ट्रीटमेंट एसएस प्लस एरर एसएस में समीशन j इक्वल्स टू 1 टू k rj y.j बार माइनस y.डॉट बार स्क्वायर प्लस
ये हमारे पास ट्रीटमेंट एसेस आ गया। अब हम एरर एसेस निकालेंगे। समीशन j इक्वल्स टू 1 टू k समीशन I इक्वल्स टू 1 टू rj y I j माइनस y डॉट j बार स्क्वायर। ये हमारे पास एरर एसेस आ गया। तो हमने क्या किया, टोटल एसेस इज इक्वल टू ट्रीटमेंट एसेस प्लस एरर एसेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देख लेते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टोटल एसेस की डेट इज n-1 टोटल ऑब्जर्वेशंस -1। और ट्रीटमेंट एसेस जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट k क्योंकि हमने ली थी, तो k-1 विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट एसेस। और एरर के लिए टोटल में से n में से हम माइनस कर देंगे इसकी ट्रीटमेंट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को, दैट इज n-k हो जाएगी। तो ये हमारे पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अब हमारे पास जो चीजें आ गई वो थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k, ट्रीटमेंट की आ गई k-1, एरर की आ गई n-k। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूला क्या हमने यूज करना है फॉर फाइंडिंग द फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू f मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, या विद इन ट्रीटमेंट्स। ये हमारे पास f का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गया है। ठीक है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट विल फॉलोज f विद अल्फा, जो हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये हमारे पास ट्रीटमेंट की है, और दूसरी जो है ये एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हम जो है अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 वैरायटीज हैं A, B, C पोटैटोज की। ठीक है, एंड वी वांट टू टेस्ट दैट कि इनकी जो यील्ड्स हैं उनकी जो एवरेज है वो सेम है कि नहीं। वी वांट टू टेस्ट दैट the 3 varieties of potatoes are not different in the yielding capabilities। ठीक है, ये हम चेक करना चाहते हैं कि उनकी जो yielding capacity है वो सेम है कि नहीं है, एवरेज रिस्पॉन्स सेम है ABC का कि नहीं है। अब टेस्टिंग प्रोसीजर में सबसे पहले हम हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं कि एवरेज रिस्पॉन्स सेम है, म्यू A इक्वल्स टू म्यू B इक्वल्स टू म्यू C। दैट मींस ये एवरेज जो है रिस्पॉन्स यील्ड जो है वो सेम है तीनों की तीनों वैरायटीज के लिए, और नॉट ऑल द मीन्स are equal, that is the alternative hypothesis। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 फिक्स कर लिए। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, f इक्वल्स टू ms ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय ms एरर। इसमें केस में देखें तो k-1, k हमारे पास 3 वैरायटीज हैं, 3-1 2 और n-k 12 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, माइनस किया तो 9 आ गई। अब हम नोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट्स, नोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएंस में बिटवीन ट्रीटमेंट्स और विद इन ट्रीटमेंट्स आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जैसे हमने अभी देखा है k- फॉर विद इन फॉर बिटवीन एंड n-k फॉर विद इन। ठीक है, और टोटल की आ गई n-1। सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर ट्रीटमेंट आ गया SST, और SSE आ गया विद इन एरर, जो विद इन ट्रीटमेंट यानी कि एरर के लिए, और फिर टोटल TSS आ गया। इसके बाद हम लोग मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय k-1 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ गया। इसी तरह SSE को जब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k पे डिवाइड करेंगे तो मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा MSE। इसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि MST डिवाइडेड बाय MSE कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो है ये टेबल देख लेते हैं।
ये जो टेबल है ये हमने बनाना है, इससे हम लोग ऑब्जर्वेशन जो वो वैल्यूज हैं वो निकलेंगी, और वो वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे फार्मूलाज में, तभी हमारे पास SST, SSC, MSc, MS ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। सबसे पहले जो हम लोगों ने क्या किया कि जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर कर लेना और ब्रैकेट्स में इनको लिख लेना है। इस तरह 23 का स्क्वायर 529, 18 का 324, 16 का 256, 26 का 676। इसी तरह ये बाकी तमाम वैल्यूज का भी हमने स्क्वायर किया है और इनको उसकी वैल्यूज के आगे लिख लिए, ताकि हमें पता हो कि ये वैल्यूज जो हैं इनका स्क्वायर ये है। इन तमाम वैल्यूज को स्क्वायर करके जब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी 11.09 रो वाइज। 676, 784 और 625 को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 625 को, तो 2085। इसी तरह जब हम 400 प्लस 289 प्लस 144 को ऐड करेंगे तो 833 आ जाए। उसके बाद हम 289, 441, 196 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 926। ये हमने जो स्क्वायर की थी वैल्यूज, इनको रो वाइज सम किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। रो वाइज सम किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ये डबल समेशन XIJ स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यूज। अब इन जब चारों वैल्यूज को सम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4953, जो समेशन XIJ स्क्वायर की वैल्यू है। यानी कि हमने वैल्यूज को ऐड करके समेशन XIJ स्क्वायर की वैल्यूज निकाल ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज हमारे पास 23, 26, 20, 17, ये जो वैल्यूज हैं जो कि A की वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज को सम करेंगे और सम करके यानी कि 26 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 17, इन वैल्यूज को सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी 86। इसी तरह हम 18 प्लस 28 प्लस 17 प्लस 21 करेंगे तो 84 आ जाएगा। फिर हम 16 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 14 करेंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा। ये हमने T.J जो है ये निकाला है, T.J टोटल निकाल लिए वैल्यूज, ठीक है। ये जो पहली वैल्यू है ये क्या शो करेगी T.1, दूसरी T.2 और तीसरी T.3 को शो कर देगी। अब हम इन वैल्यूज को T.1, T.2, T.3 को अगर हम ऐड कर दें, यानी 86 प्लस 84 प्लस 67, तो हमारे पास 237 आ जाता है। ये जो 237 वैल्यू है ये हमारे पास एक्चुअली क्या वैल्यू है निकली है T.डॉट। ये T.डॉट की वैल्यू जिसे हम ग्रैंड टोटल भी कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है 86 इसका स्क्वायर करेंगे तो 7396 निकल आया, जो कि हमारे पास T.J स्क्वायर की वैल्यूज निकालें। फिर हमने 84 का स्क्वायर किया तो 7056 और 67 का तो 4489 आ गया। ये जो वैल्यूज आ गई ये T.J स्क्वायर की वैल्यूज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो T.J स्क्वायर की वैल्यूज निकल आई तो इसमें T1, ये जो पहली वैल्यू है T1 स्क्वायर, दूसरी T2 स्क्वायर, T.2 स्क्वायर, तीसरी T.3 स्क्वायर है, ये वैल्यूज निकाल ली हमने। अब इन वैल्यूज को जो ये हमने निकाली हैं इनको हम जब सम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी तीनों की वैल्यूज को सम करने के बाद वो हमारे पास समेशन T.J स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18941। ये हमारे पास समेशन T.J स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18941। यहाँ तक करने के बाद अब हम जो पहले हमने रो वाइज सम किया था वैल्यूज का, अब हम क्या करेंगे कि हम कॉलम वाइज जो वैल्यूज हैं स्क्वायर की थी जो हमने वैल्यूज उनका सम करेंगे। 529 प्लस 676 प्लस 400 प्लस 289, जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास 1894 आ जाएगा। फिर 324 प्लस 784 प्लस 289 प्लस 441, 1838 आ जाएगा। फिर 256 प्लस 625 प्लस 144 प्लस 196, जब इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1221। ये जो वैल्यूज आ गई ये समेशन XIJ स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब समेशन XIJ स्क्वायर जो है वो डबल समेशन XIJ स्क्वायर निकालने के लिए हम इन वैल्यूज को सम कर लेंगे तो हमारे पास 4953 आ जाएगा, जो कि सेम है जो हमने रो वाइज सम करके निकाली थी वैल्यूज उनका 4953 और 4953। ये हमारा क्रॉस चेक हो गया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है और जो है हमने सम सही निकाला है। अब हम क्या करेंगे,
कि अब हम इस वैल्यूज़ को जो हमने निकाली है यूज़ करते हुए और हम जो है टेबल जो है वो बनाएंगे, नोवा टेबल, और उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ गया समीशन एक्स आई जे स्क्वायर 4953। उसके बाद हमारे पास टी डॉट डॉट दैट इज इक्वल समीशन टी डॉट जे दैट इज इक्वल टू 237। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर निकालेंगे सी एफ दैट इज इक्वल टू टी डॉट डॉट स्क्वायर ओवर एन। हमारे पास n जो है वो हमें पता है 12 है, ठीक है। और जो है t डॉट डॉट जो है डेट इज इक्वल टू 237। तो 237 का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आ गया 237 का स्क्वायर करके 12 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4680.75। ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है डबल समीशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। अब ये जो डबल समीशन एक्स आई जे स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने 4953 पीछे निकाली है, माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू हमने 4680.75 निकाली है। इसको माइनस किया तो 272.25 आ गई। ये हमारे पास टोटल एसएस की वैल्यू आ गई। अब हम ट्रीटमेंट एसएस की तरफ चले जाते हैं। ट्रीटमेंट एसएस के लिए एसएस टी जो है वो हम निकालने के लिए समीशन टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर माइनस सी एफ। आर हमारे पास एप्लीकेशन है, डेट इज इक्वल टू हमारे पास केस में 4 है। तो हमारा जो ये टी डॉट जे स्क्वायर समीशन टी डॉट जे स्क्वायर जो है वो हमने निकाल ली है 18। ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया 1894 जो है ये हमारा टी डॉट जे स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आर हमारे पास 4 है और करेक्शन फैक्टर हमने वैल्यू निकाल ली है। अब इसको जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 54.50। अब हमारे पास ये वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एरर एसएस की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल एसएस माइनस ट्रीटमेंट एसएस। तो हमने वैल्यू माइनस की 272.25 माइनस 54.50। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई हैं वो आ गई है 217.75। तो हमारे पास 217.75 वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास एरर एसएस की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट निकालेंगे। मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज आ गई है एसएस की सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट की, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज k माइनस 1। तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है कि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकली है 2 उस पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट निकल आना है, यानी कि 54.50 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 27.25। उसके बाद मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे। मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 217.75 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n माइनस के दैट इज 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9 आ गई। इस पर डिवाइड करेंगे जब हम इसे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 24.19। अब ये वैल्यूज हमने सारी निकालनी है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम इनको जो है एक जो है नोवा टेबल है उसमें पुट करेंगे। ये नोवा टेबल आ गया। सबसे पहले हमारे पास बिटवीन ट्रीटमेंट के लिए जो है हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली 2, एरर की आ गई 9 और टोटल होगी n माइनस 1 12 माइनस 1 11। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज लिख ली 54.50 और दूसरी आ गई एरर के लिए 217.75 और टोटल के लिए 272.25 और मीन स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है 54.50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल 27.25। फिर इसके बाद 217.75 डिवाइडेड बाय 9 24.19 आ गया। अब हम इस f निकालने के लिए कंप्यूटेड f जो है वैल्यू है वो हम क्या करेंगे 27.25 जो कि ट्रीटमेंट की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे एरर की वैल्यू पे दैट इज 24.19। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटेड f की वैल्यू आ गई जो कि है 1.13। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेटेड जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसकी क्रिटिकल रीजन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास f की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू और k-1 एंड माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन वी विल से
कि वी विल रिजेक्ट एच नॉट। सबसे पहले हम एफ का तो सर देख लेते हैं, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये जो पॉइंट हम निकालेंगे ये दैट विल बी इक्वल टू एफ अल्फा के माइनस वन एन माइनस के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा आ गया। अब हम जो है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस रीजन आ गया, ये क्रिटिकल रीजन आ गया हमारे पास। चूंकि यहाँ पे वैल्यूज हम देख सकते हैं कि एफ अल्फा 0.05 है और 2 और 5, 2 और 9 हमारे पास ये डिग्री फ्रीडम से आ गई है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.26। एफ 0.05, 2 और 9 के लिए 4.26 वैल्यू आ गई है। 4.26 जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि जो है लाइक कर रही है। अब हमने इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो आई थी 1.13, जो कि लेस है 4.26 से। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं पर लाई करेगी 1.13, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है क्योंकि 1.13 है वो जो है रिजेक्शन रीजन में नहीं लाई कर रही। सो द वैल्यू लाई इन द एक्सेप्टेंस रीजन, and we can say that since the computed value of the f 1.13 does not fall in the critical region, so we accept our null hypothesis and may conclude that on average there is no difference among the yield capabilities of the three varieties of potatoes. अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट्स हैं, ए बी सी। ठीक, वो हमने प्लॉट्स पे अप्लाई किए हैं, और ए बी और सी ये तीन हमारी जो है ट्रीटमेंट्स हैं जिनके हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, 24, 18, 18, 29, 22, 17, 15, जिसमें बी की हैं 46, 39, 37, 50, 44, 45, 30, एंड सी की है ऑब्जर्वेशन 32, 30, 26, 41, 36, 28, 27। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं सारी। ठीक है, इस डाटा की पूरा डाटा हमारे पास है, और ये हम लोगों ने अप्लाई की। हम चेक करना चाहे हैं कि यूजिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, कि ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है, देयर इज नो ट्रीटमेंट इफेक्ट। ठीक है, कि ट्रीटमेंट इफेक्ट है या नहीं है, ये हम चेक करना चाहें फॉर 0.0 लेवल ऑफ सिग्मा। हमारे पास इसका हाइपोथेसिस बन गया μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। ठीक है, एस नॉट में, और एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट, ये हमारे पास अल्टरनेटिव आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आ गया, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डेवलपमेंट मीन स्क्वायर एरर। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रीटमेंट का स्क्वायर का सम कर लिया, दैट्स 143, 291 एंड 220। ठीक है, और ये टोटल हमारे पास 654 ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि T1 जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 143, दूसरी T.2 की वैल्यू आ गई 291, T.3 की 220, और T.डॉट की आ गई 654। अब हमने 654 ग्रैंड टोटल आ गया। अब हमने टोटल एसेट्स निकालना है, तो टोटल एसेट्स जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट XIJ, YIJ हमने पीछे लिखा है, YIG भी लिख सकते हैं, ये XIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, XIJ स्क्वायर माइनस CF। CF क्या है, TF हमने जो पीछे निकाला है T.डॉट स्क्वायर ओवर N, दैट इज इक्वल टू CF। ठीक है ना, इसलिए इससे कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं पे हम लोग CF भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में ऐसे भी सॉल्व किया आपको मिलेगा बुक्स में, कुछ में हम लोग वैसे जो है इस तरह लिख के कर लेते हैं। तो डबल समेशन XIJ स्क्वायर माइनस CF, वैल्यूज का हमने स्क्वायर करके उसमें से कंप्रोडक्शन फैक्टर माइनस कर देना है। ये हमारे पास जो है टोटल वैल्यूज आ गई 7 × 3 21। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन जो है यानी कि N कैपिटल N जो है 21 आ गई, और 654 हमारे पास T.डॉट था, T.डॉट का स्क्वायर किया, 654 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20367.43। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को, ये तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर क्या आ गया। अब डबल समेशन XIJ स्क्वायर निकालने के लिए हमने तमाम वैल्यूज जो हमारे पास थी उनका स्क्वायर किया और उनको सम कर लिया, दैट इज डबल समेशन XIJ स्क्वायर, माइनस कर दिया उसमें से ये करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास सम टोटल जो स्क्वायर्स करके वैल्यूज सम करके जो वैल्यूज आ रही हैं वो 22520 आ गई। इसमें से हमने करेक्शन फैक्टर को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2152.57। ये हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई।
अब हम ट्रीटमेंट एसेस निकालेंगे। ट्रीटमेंट एसेस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है समीशन टी डॉट जे स्क्वायर ओवर एन माइनस करेक्शन फैक्टर। अब समीशन ये निकालने के लिए वैल्यू समीशन टी डॉट जे स्क्वायर, हमारे पास टी डॉट जे की वैल्यू है टी डॉट वन की वैल्यू है 143, इसका स्क्वायर किया प्लस 291 टी डॉट टू की वैल्यू है, इसका स्क्वायर किया, टी डॉट थ्री की वैल्यू 220, इसका स्क्वायर किया। इन तीनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर जो है ना, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है, उस पर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो दैट माइनस करेक्शन फैक्टर किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरर एसेस को टोटल एसेस माइनस ट्रीटमेंट एसेस। तो इसमें टोटल एसेस जो है 2152.57 माइनस 1564.43, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 587.14। अब इसमें हमने टेबल सोर्स नोवा टेबल बनाया, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट आ गई, सोर्स ऑफ वेरिएशन में उस तरह ही एरर, टोटल वैल्यूज हमने पुट कर दी सारी फार्मूला जो हमारे पास से निकली है वैल्यूज फार्मूले से। उसके बाद हमने इन वैल्यूज को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 782.72 एंड 32.62। इसको जो मीन्स को ट्रीटमेंट को एरर पर डिवाइड कर दिया तो 24 हमारे पास क्या आ गई, एफ टेस्ट की वैल्यू आ गई। अब क्या कहेंगे हम कहेंगे क्योंकि ये जो एफ टेस्ट की वैल्यू है ये आ गई 24 और ये जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है वो है एफ 0.05 और साथ में 2,18, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो आ गई 3.55 और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 24 है जो कि ग्रेटर है इस वैल्यू से। सो क्या होगा, जब हम इसका क्रिटिकल रीजन बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी 3.55, इससे आगे क्रिटिकल रीजन है और ये 24 इधर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम ये रिजेक्ट हो जाएगा H0 क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। तो हम कहेंगे एज द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, so we reject H0 since 24 is greater than 3.55 and fall in the critical region, so we reject H0 and conclude that there is a difference between the treatment effect.